तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर रिसोर्स चैप्टर का टॉपिक 2। फर्स्ट टॉपिक जितने लोग नहीं देखे हैं वो जाके तुरंत प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक्सप्लेन किए हैं कि वाटर क्या है, वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है। कॉजेस के भी दो टाइप है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और जवाहरलाल नेहरू जो है डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोले थे। ठीक है, अब उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा टॉपिक 2 में। अब ये इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और इस पे आएगा जो सिर्फ इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू के लिए रहेगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक कहां तक पढ़ाए थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक ये रहा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब बोला गया था लास्ट वीडियो में कि इसी के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके बाद 2-3 टॉपिक और होंगे जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या बताए थे कि ये उसका एडवांटेजेस भी है। ठीक है, अब एडवांटेजेस है तो क्या क्या एडवांटेजेस है, तो पहला क्या लिखा हुआ था, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेती, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए जो हम लोग वाटर का यूज करते हैं। प्लस जब डैम में या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में वाटर सेव रहेगा तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है, जब ड्रॉट आएगा तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, वाटर सप्लाई करके नेविगेशन कर सकते हैं और टूरिज्म एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब क्या क्या ये सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल देगा, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो उसके लिए बने रहिए इसी वीडियो पे और देखेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या नाम है, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराएंगे। जब क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे इरिगेशन। तो लिखा क्या हुआ है कि वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज टू प्रोवाइड अ रिलायबल एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। मतलब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है डैम बनाने का या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने का, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अब ये इंडिया के लिए जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी है कि इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो हर कंट्रीज के लिए जरूरी है। लेकिन इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड बहुत सारा क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है कौन से कंट्री के लिए, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए। ठीक है, फिर वर एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जहां के कंट्री के इकोनॉमी के लिए जो एग्रीकल्चर है वो इसका बैकबोन है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिपेंडेंसी के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चला गया उसके बाद तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम जैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सब बंद हो गया कुछ दिन तक। तो यहाँ के सर्वाइवल के लिए क्या किया गया, सिर्फ एग्रीकल्चरल एरियाज पे ध्यान दिया गया। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या किए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन किए हैं। तो उस टाइम 70 से 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जुड़े हुए थे। सिर्फ 25% जो लोग बच गए थे वो लोग किसमें जा रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। नहीं तो 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही थे, और प्राइमरी सेक्टर आता किसमें था, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिलाइज ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। लिखा भी हुआ है कि मतलब ज्यादा क्वांटिटी में भी यहाँ के इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में डिपेंड करते हैं ताकि उनका सर्वाइवल हो सके, उनके लाइवलीहुड में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या है कि 75% लगभग के लोग आफ्टर इंडिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे। तो एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर के लिए क्या बनाया गया, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अब सेकंड एडवांटेज की तरफ चलेंगे। तो सेकंड एडवांटेज में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब जो वाटर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स में स्टोर है हम लोग उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे तो जो वाटर वहां पर स्टोर्ड है उसका यूज भी हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, मैनी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स have hydroelectric plants that harness the kinetic energy of the flowing water to produce electricity। मतलब क्या करना है कि जो डैम्स है या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एमपीआरपी मतलब क्या होगा, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है उसमें जो वाटर स्टोर्ड रहेगा वो क्या करेंगे, वाटर को पहले हाई स्पीड में मूव कराएंगे ताकि वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
उसके बाद उस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से कन्वर्ट किसमें करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि वाटर में जो एनर्जी वो तो स्टोर रहता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जब उसमें मूवमेंट करवाएंगे और हाई स्पीड से वाटर को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा, और उस काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन मूवमेंट शुरू होगा और वो जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो साइंस का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये मेनली एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करेंगे कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो क्या करेगा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएगा। ठीक है, जिसका यूज हम लोग करेंगे तो उससे कोई पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो तो वाटर से ही कन्वर्ट होके बना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फ्लड कंट्रोल। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। ठीक है, हिंदी पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग भी और आप लोग भी। तो फ्लड कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है, बाढ़, कि दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प मिटिगेट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। मतलब ये क्या करेगा, एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जब वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर डिजाइन टू स्टोर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हेवी रेन्स। ठीक है, मतलब जो डैम्स हैं और जो रिजर्वायर्स है ये क्या करते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि हेवी रेन्स के टाइम में ये क्या कर सके, एक्सेस वाटर को स्टोर करें, विच कैन देन बी रिलीज्ड ग्रेजुअली टू प्रिवेंट फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम। जो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को, स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लड अगर आएगा भी तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस जो वाटर डैम में स्टोर हो जाएगा तो उससे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर उस एरिया में फैल भी नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, वो एरिया फ्लड से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करेगा कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है वो फ्लड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वाटर सप्लाई। मतलब क्या है कि अब जब ड्रॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ड्रॉट। अब बाढ़ तो आ गया तो पानी तो स्टोर करके रख लिए, अब जब सूखा पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो सूखा पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसी वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वाटर सप्लाई मतलब ड्रॉट वाले कंडीशन से वाटर का यूज करके सर्वाइवल करना। तो लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, मतलब वाटर प्रोवाइड करना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए एक अनदर क्रिटिकल फंक्शन है। ठीक है, द रिजर्वायर्स क्रिएटेड बाय दीज प्रोजेक्ट्स स्टोर वाटर, मतलब जब फ्लड के टाइम में जो वाटर स्टोर करके रखे रहते हैं या रेन वाटर के टाइम में, मतलब रेनफॉल के टाइम में, तो वो क्या करेगा, ट्रीटेड एंड सप्लाई टू अर्बन एंड रूरल एरिया। जो क्या करेगा, शहरी और गांव वाले एरियाज में उसको रिजर्व किए वाटर को लोगों को सप्लाई कर देगा, ताकि वहां का एक्वेटिक सिस्टम सही हो सके। ठीक है, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स उनको दिक्कत ना हो, नेविगेशन हो सके, क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, सब कुछ हो सके। और एरियाज फॉर ड्रिंकिंग, सैनिटेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तो ड्रिंकिंग में भी ध्यान मतलब कि हेल्प करेगा, सैनिटेशन में भी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी। तो ये सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग वाटर सप्लाई का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, सैनिटेशन मतलब एरियाज में, और ड्रिंकिंग के लिए, प्लस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी। अब इसी पे आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन बता देंगे, क्या, वर्ल्ड वाटर डे। अब वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड वाटर डे तो पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एमसीक्यू में कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया का बात नहीं हो रहा है, वर्ल्ड का बात हो रहा है। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, हर ईयर जो है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को अवेयर करवाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करके रखे, बचा कर रखे, उसका मिस यूज ना करे, ताकि आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए जो फिट वाटर है वो अवेलेबल हो। नहीं तो हम ही लोग सारा पानी बर्बाद कर देंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए फिट वाटर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव क्या है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता फैलाना। ठीक है, ताकि वो लोग क्या कर सके, जागे। जागरूकता मतलब क्या है, जागना। जो लोग रुक गए हैं वो जागने लगेंगे, क्या करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में या एडवांटेजेस में, नेविगेशन। तो नेविगेशन में लिखा हुआ है कि इंप्रूविंग रिवर नेविगेशन इज अ सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव, मतलब ये एक सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव है। बाय रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट वाटर लेवल्स, these projects facilitate the movement of goods and people through inland waterways which can be more economical and environment friendly than road or rail transport। मतलब बताए थे अभी कि नेविगेशन में क्या करते हैं लोग, बोट में बैठ के जाएंगे। अब बोट में बैठ के जाएंगे तो मतलब क्या है कि नीचे वाटर रहेगा तभी ना बोट चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर बोट है और नीचे जो है ईंटा रखा हुआ है तो उस पर कभी बोट चलेगा,
नहीं, उस पे बोट तो चलना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम ओपन कर दिया जाता है। तो नेविगेशन सिस्टम ओपन क्यों किया जाता है? ताकि जो नेविगेशन है वो शुरू हो सके। अब नेविगेशन क्या करेंगे? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे आप सुने होंगे कि मर्चेंट नेवी, ठीक है, आप जॉब सुने होंगे ना, कुछ लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि नेवी में गए तो सिर्फ कंट्री के जो वाटर वाले एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्क होंगे उसमें? तो गुड्स को भी मूवमेंट करवाया जाता है। शिप में जो है एक गुड्स को एक कंट्री से बैठकर या रखकर दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है, लेकिन किसके थ्रू? वाटरवेज के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू ले जाएंगे? वाटरवेज, विच कैन बी मोर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली देन रोड और रेल ट्रांसपोर्ट। जो रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। रिस्क कैसे ज्यादा है? अब अगर जितने भी गुड्स है उसको हम लोग वाटर वाले एरियाज में ले जा रहे हैं और किसी भी तरीके से अगर वो डिसबैलेंस हो गया, जो कंटेनर है वो अगर ओशियन में गिर गया, तो उसको दोबारा तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। जब दोबारा उसको निकाल नहीं सकेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रिस्क भी है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत कम होता है। अब छठा ऑब्जेक्टिव लास्ट है, क्या लिखा हुआ है? रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। सम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आल्सो प्रमोट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड टूरिज्म बाय क्रिएटिंग लेक्स एंड रिजर्वायर्स। मतलब कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टूरिज्म के लिए करवाते हैं, जैसे लेक्स, और क्या बना देंगे? रिजर्वायर्स, जो यूज किया जाएगा क्या करने के लिए? बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए और भी बहुत सारे लेजर एक्टिविटीज के लिए, जो हम लोग को प्लेजर देगा। मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा वो क्या करेगा? एक वाटर एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग को वो समझ में आएगा कि वाटर का यूज करके हम लोग और कौन कौन सा एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हम लोगों को कुछ अच्छा फील होगा। दिस कैन बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। अब ऐसा तो है नहीं कि जो टूरिस्ट एक्टिविटीज हो रही है वहां पर उससे सिर्फ टूरिस्ट को ही फायदा हो रहा है। टूरिस्ट एक्टिविटी करवाएगा कौन? वही के ना लोग करवाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और टूरिस्ट एक्टिविटी हम लोग को उत्तराखंड में करना है, ठीक है। तो दिल्ली से जाएंगे लोग उत्तराखंड में जॉब करने के लिए, जा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो उत्तराखंड के लोकल लोग हैं वो वहीं पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे? लोगों को बोटिंग करवाएंगे, ठीक है। अब बोटिंग के साथ साथ आप देखे होंगे जैसे रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, तो रिवर राफ्टिंग करवाने के लिए वहां के लोग तो रहेंगे ही, तो उनको भी जॉब मिलेगा। तो लिखा भी वही चीज हुआ है कि दिस कैन बी बूस्ट द लोकल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां के लोकल रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ठीक है। अब लोकल एरियाज में रहने वाले लोगों को जब ये इकोनॉमिक कंडीशन वहां का सही होगा तो वो एरिया खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर रिक्रिएशनल और टूरिज्म एक्टिविटी वाटर को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, वाटर का यूज करके वहां पर लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस सही किया जा रहा है। और उसमें कुछ वाटर तो बर्बाद होगा ही, लेकिन वहां के लोगों को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? एडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों बनाएंगे। अब ये पढ़ेंगे कि बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा। तो डिसएडवांटेजेस में पहला क्या लिखा हुआ है कि डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो। डैम जब बना लेंगे तो ये रिवर की जो नेचुरल फ्लो है उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि डैम बना दिए मतलब क्या? रिवर फ्लो रहा है, उसके बीच में डैम बना दिए तो वाटर का फ्लो तो डिसबैलेंस हो गया ना, तो ये क्या होगा? अफेक्ट करेगा। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, मतलब कि जब बॉटम ऑफ द रिजर्वायर पे बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? रिवर वाले एरियाज में या जहां पर भी रिवर पे डैम बना हुआ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लैक ऑफ सेडिमेंट्स रिजल्ट्स इन अ रॉकियर स्ट्रीम बेड एंड पुअरर हैबिटेट फॉर द रिवर्स एंड द एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा सेडिमेंट्स का कमी होने की वजह से वहां पर जो रॉकियर स्ट्रीम्स बेड बनने लगेंगे और वहां के रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वहां पर सर्वाइवल में दिक्कत होने लगेगा। फिर द रिजर्वायर सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर टाइम, मतलब जो रिजर्वायर्स वहां पर बना रहे हैं अगर वो सबमर्ज हो जाएंगे टाइम बाय टाइम तो वहां का वेजिटेशन, सॉइल, वो सारा क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। अब जैसे ही वो डिकम्पोज होगा तो वहां के रहने वाले सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉब्लम होगा, वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर लिखा है अफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ द सॉइल। ये तो बताएं अभी कि जब वहां पर वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो सॉइल के फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब सॉइल के फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो उस कंडीशन में ज्यादातर लोकल कम्युनिटीज वहां से चली जाएंगी, मतलब माइग्रेट हो जाएंगी, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब पढ़े होंगे ना आप लोग,
माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या कुछ ग्रुप के लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन में जैसे पढ़ेंगे तो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह चला गया ना, तो माइग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक इमिग्रेशन और एक आई और ई वाला भी होता है, और एक इंटरनल एक्सटर्नल समझ लेंगे अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अपने ही कंट्री के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, तो वहां के पॉपुलेशन में कोई इफेक्ट पड़ा? कंट्री के पॉपुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कंट्री से बाहर तो गए नहीं है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। और एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब क्या है कि यहां से दूसरे कंट्री में चले गए, जब यहां से दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो इस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा? घट जाएगा, तब उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलेंगे। और जो अपने ही कंट्री के एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जाएंगे तो कंट्री के पॉपुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे। जैसे हम लोग अभी दिल्ली से चले गए, कहां चले गए? दिल्ली से मान लेते हैं गुजरात चले गए, तो इंडिया के पॉपुलेशन में कोई इफेक्ट पड़ा? यहाँ से एक पर्सन अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ में से एक कम हो गया, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं ना हुआ, क्योंकि ये तो है अभी इंडिया में ही ना, इंडिया का ही स्टेट है, तो इंटरनल माइग्रेशन। अब अगर ये पर्सन दिल्ली से कहां चला जाता है? दिल्ली से दुबई चला जाता है, ठीक है, दिल्ली से कहां चला जाएगा? दुबई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब ये दिल्ली से दुबई चला गया तो अपने कंट्री का पॉपुलेशन एक घट गया, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो जहां पर भी डैम बनता है वहां पर इंटरनल माइग्रेशन होने लगता है, लोग वहां से हटने लगते हैं, क्योंकि डैम बनाने के लिए एरिया बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या लिखा हुआ है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो रेनफॉल हो रहा है उस वाटर को स्टोर करके रखना, उसको बर्बाद नहीं होने देना कि वो खुद से बह के कहीं चला जाए। रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम अ रूफ लाइक सरफेस एंड रीडायरेक्टेड टू अ टैंक, स्टर्न और डीप पेट या वेल या बोरहोल या एक्विफर या रिजर्वायर, ये सारे जगह पर हम लोग उस वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे छत बनाया है, घर पे छत है, उसमें क्या करेंगे? छत का जो है पर्टिकुलर एरिया पाइप से जोड़ देंगे, तो जो रेन वाटर आएगा उस पाइप के थ्रू नीचे जाएगा और नीचे टैंक बना देंगे, टैंक में वाटर स्टोर हो जाएगा, हम लोग बाद में इस वाटर का यूज कर लेंगे, वाटर बर्बाद नहीं होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है सेल्फ सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब खुद के लिए जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का, और ये इंडिया में हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो हजारों सालों से कैसे चलता आ रहा है तो बताएं। अभी फर्स्ट सेंचुरी से श्रीगंगापुरा में ये हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी, अभी 21st चल रहा है, 2000 साल पहले। ठीक है, अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका हम लोग को क्या पढ़ना है? अलग अलग प्रोसेस पढ़ना है, सिस्टम्स पढ़ने हैं, टाइप्स। ठीक है, सिस्टम या तो टाइप्स ऑफ RWH की रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है? जल्दी से बताइए। इंडिया में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे फेमस स्टेट कौन सा है? जहां के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां के हर घर में लगभग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जा चुका है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? वाटर को तो बचा लेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग को भी अपने एरिया में क्या करना चाहिए? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना चाहिए। अब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे इसके, तो मेथड्स में क्या क्या लिखा हुआ है? पहला रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दूसरा है गुल्स एंड कुल्स, थर्ड है इनुंडेशन चैनल्स, फोर्थ है खादिन्स एंड जोहाज, 5 है टंकाज और 6 है बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ था? यह भी एग्जाम में पूछता है, तो आंसर क्या लिखेंगे? मेघालय। ठीक है, इंडिया में बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए सबसे फेमस स्टेट कौन है? मेघालय। अब मेघालय में एक चीज और याद रखेंगे हम लोग कि मेघालय में एक जगह कौन सा नाम है? मासिन राम। मासिन राम में इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेनफॉल।
सबसे ज्यादा इंडिया में रेनफॉल कहाँ होता है? मासिनराम में। मासिनराम कौन से स्टेट में है? मेघालय में ही है। और मेघालय में भी बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी फेमस है। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। हम लोग जैसे क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। जैसे हम लोग घर बना लिए, ठीक है, क्या बना लिए? घर। ये गेट हो गया, ये छत हो गया, यहाँ पर टैंक लगा दिए। अब टैंक से क्या होगा? वाटर जो है पाइप के थ्रू इधर इधर आएगा, जिस एरिया में पाइप ले जाना होगा उसमें हम लोग पाइप इंटर करवा लेंगे। तो वो लोग क्या करवाते हैं, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पाइप के बदले सीधा जो है बांस ही लगा देंगे ऐसे करके। और यहाँ से वाटर जब पास होगा तो वो बम्बू के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा बिना वाटर पाइप का यूज किए हुए। तो इसीलिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय में सबसे पहले फेमस है, क्योंकि पाइप आने के पहले ये सब वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए बम्बू का यूज करते थे। ठीक है। अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या है? तो लिखा है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे और उसका दोबारा से यूज करेंगे। तो ये सारा पानी क्या होगा, छत पे इकट्ठा रहेगा। छत पे इकट्ठा रहने के बाद पाइप के थ्रू पर्टिकुलर टैंक में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर उसको हम लोग निकाल के यूज कर लेंगे। फिर लिखा है 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मतलब कि अर्थ पे जो है 71% लगभग वाटर एरिया कवर्ड तो है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों के लिए फ्रेश वाटर नहीं है। 2.5% ही तो है पीने के लिए। इतना सॉल्टी वाटर तो पी के मरना तो है नहीं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश वाटर पियेंगे। तो फ्रेश वाटर का क्वांटिटी बहुत कम है, तो उसके क्वांटिटी को और ना कम करके उसके ऑल्टरनेटिव रिसोर्स हम लोग ढूंढते हैं। तो यही ऑल्टरनेटिव रिसोर्स है, ठीक है, कि जो रेनफॉल हो रहा है उसी वाटर का यूज करेंगे और फिर से हम लोग वाटर को बचा पाएंगे। सेकंड पॉइंट, अब ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए डायग्राम है। ये रेन हुआ, रेन के बाद यहाँ पर पाइप जोड़ दिए, पाइप जो है नीचे गया, टैंक में सारा पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ फिल्टर हो गया। उसके बाद पंप लगा हुआ है, पंप से जो है क्या करेंगे, पंप लगा के इस पूरे वाटर को हम लोग ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब उसके बाद वाटर गार्डनिंग करेंगे, कार वॉशिंग करेंगे, कपड़ा धुलेंगे, टॉयलेट फ्लशिंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पाइप जाके हम लोग क्या करेंगे, वेल में जोड़ देंगे, ताकि जो पानी यहाँ एक्स्ट्रा है, जैसे हम लोग जब रेनफॉल हो रहा है तभी ना वाटर को स्टोर करेंगे, तो टैंक जब भर जाएगा तो वो पानी तो फिर बर्बाद होगा। तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया बना देंगे ताकि वो वेल में चला जाए, ताकि कुएं में भी पानी भरता रहे। तो जो हम लोग यहाँ से पानी खत्म होगा तो वहां से भी ले सकते हैं। तो मल्टीपर्पज तरीके से सोचेंगे तभी जाके हम लोग वाटर को बचा सकते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, गुल्स एंड कुल्स। तो हिली एरियाज में गुल्स और कुल्स चैनल्स होते हैं जो लोगों के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर द फंक्शन ऑफ इरिगेशन दे आर क्रिएटेड यूज, मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए ये लोग गुल्स एंड कुल्स बनाते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जन चैनल्स टाइप के होते हैं। अब डाइवर्जन चैनल्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन एंड स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन। मतलब ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि एक मतलब कि ऐसे तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि वाटर का यूज होता जाए और वो बर्बाद ना हो और हम लोग को बार बार वहां जाना भी ना पड़े। कैसे, तो ऐसे। अच्छा, डायग्राम बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है, वाह। ठीक है, तो गुल्स एंड कुल्स अगर देखें, देखिए जैसे हिली एरियाज में क्या होता है, वाटर जो है हिली एरिया से ऊपर आते रहता है। ऊपर से जब वाटर नीचे आएगा तो पर्टिकुलर एरिया में जाके स्टोर हो जाएगा। जब पर्टिकुलर एरिया में जाके स्टोर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को मोटर या वो मतलब कि मोटर लगा के सारा वाटर को वहां से निकाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं, सारा पानी बर्बाद भी नहीं करेंगे। दूसरा ये है, कहीं कहीं पर अगर आप टूरिस्ट एक्टिविटी करने जाइएगा तो आप देखिएगा एक पर्टिकुलर वॉल से पानी आते रहता है। तो वॉल से पानी आने का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं वो वाटर रिसोर्स से कनेक्टेड है, तो वो धीरे धीरे वाटर को भेजते रहता है और वो सारा पानी फॉल की तरह, मतलब वाटरफॉल की तरह वहां पर आते रहता है। ये भी आएगा गुल्स और कुल्स में। फिर लिखा हुआ है इनउंडेशन चैनल्स। ठीक है, नाम पे अच्छे से ध्यान देंगे, नाम क्या लिखा हुआ है, इनउंडेशन चैनल्स। लिखा हुआ है कि लॉन्ग कैनल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लार्ज रिवर्स आर नोन एज इनउंडेशन चैनल। मतलब कि लार्ज रिवर से जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, कैनल्स को ओरिजिनेट करेंगे, उसी को इनउंडेशन चैनल बोलेंगे। व्हेन द रिवर्स इज हाई ना, मतलब जब रिवर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फ्लड से ये सारा पानी रिसीव करता है और खेत मतलब कि एग्रीकल्चर वाले एरियाज में ट्रांसफर कर देता है। तो कैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो ये देखिए, अब ये मान लीजिए वाटर का एरिया है, तो वाटर इधर से आता रहेगा और ये क्या किए हैं, पाइप से जो है इस वाटर को जोड़ते गए हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पर पानी आएगा तो वाटर इस पाइप के थ्रू होते हुए अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनउंडेशन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, खादिन और जोहात्स।
तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग एरियाज में नाम अलग अलग है इसके बस, ठीक है। इसलिए कहीं पर खादिन्स बोलेंगे, कहीं पर जोहात्स बोलेंगे। तो लिखा हुआ है कि खादिन इज इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन डिजाइन टू हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। मतलब ये एक ऐसा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन है जो डिजाइन किया जाता है सरफेस वाटर का यूज करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पज से। इसका मेन फीचर क्या है कि 100 से लेकर 300 मीटर लॉन्ग अर्थन डैम built across the lower hill slopes lying below the gravelly uplands, channels and spills allow excess water to drain off। मतलब जब 100 से लेकर 300 मीटर का लॉन्ग अर्थन डैम बना रहेगा तो वो लोअर एरियाज में वाटर को खुद ब खुद स्लाइड करके भेजता जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खादिन और जोहात्स। तो लिखा हुआ है कि जोहात्स आर स्मॉलर देन चेक डैम्स। मतलब ये चेक डैम्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं वाटर को और फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। It is a process by which water moves downward and through the soil under gravitational forces and groundwater recharge। और इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे है खादिन और जोहात्स, तो डैम्स वाले एरिया से जब वाटर होता हुआ आएगा तो लोअर एरिया में कहीं पर पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। अभी आपको गुल्स और कुल्स की तरह ही दिख रहा हो, तो लगभग वैसा होता है लेकिन सेम नहीं होता है, क्योंकि ये डैम से कनेक्टेड होता है और वो एरिया जो है माउंटेनियस एरिया से कनेक्टेड होता है। गुल्स और कुल्स किसके लिए है, माउंटेनियस एरियाज के लिए है, और ये किसके लिए है, चेक डैम्स के लिए है, ठीक है। दोनों का आपको स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो ओरिजिनल एरिया है कि वो वाटर ग्रो कहां से हो रहा है, वाटर वहां से आ कहां से रहा है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसको खादिन और जोहात्स कहां बोलते हैं, राजस्थान वाले एरियाज में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टंकाज आपको पहले ही बताए थे, तो टंका लिखा हुआ है कि इसको पहले पार बोलते थे, ठीक है। पार लिखा है कि ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जिसका यूज किया जाता था थार डेजर्ट रीजन में, राजस्थान में, इंडिया में। इट इज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है छोटे छोटे फैमिलीज के लिए। टंका इज कंपोज्ड ऑफ अ कवर्ड अंडरग्राउंड इम्प्रिएबल कस्टन एंड सैलो ग्राउंड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। मतलब रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए इसका यहाँ से ओपन कर देंगे एरिया, सारा वाटर जाके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कुएं जैसा होता है ना, कुआं, वेल जो होता है, सेम उसी तरह का टंका भी होता है। लेकिन अभी के टाइम में ये बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग करवा लेते हैं तो वाटर ऐसे ही मोटर के थ्रू आने लगता है। बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसमें लिखा हुआ है कि बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ 200 ईयर ओल्ड सिस्टम। ये ज्यादा नहीं पुराना है, बस कितना पुराना है, 200 साल। कितना पुराना है, 200 साल पुराना सिस्टम है, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, बंबू पाइप और ट्रांसपोर्टिंग वाटर का यूज किया जाता है ताकि वो हायर रीजन से लोअर रीजन में ट्रांसफर हो सके। इसमें 18 से 20 लीटर पानी एक बार बंबू पाइप के थ्रू होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है, और ये वाटर को क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराता है। मतलब जैसे ये बंबू है, वाटर ट्रांसफर होगा तो यहां से एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा, ठीक है। 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, हर मिनट कितना ड्रॉप, 20 to 80 मिनट प्लांट वाले एरियाज में, ताकि वो धीरे धीरे वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। अब इसी को देखा देखी, मतलब पहले तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता था, इसी के बाद क्या है आप देखे होंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। पंजाब साइड में जैसे क्रॉप प्रोडक्शन करना रहता है तो क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब फुहारा, क्या बोलेंगे इसको, जैसे घर में लगा होता है ना शावर नहाने के लिए, तो फुहारा टाइप का सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, वाटर को स्प्रे करके फेंकता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम क्वांटिटी में, ताकि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर की वजह से प्लांट खराब भी ना हो और उनको कम पानी भी ना पहुंचे। तो पहले इस सिस्टम को क्या बोलते थे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में किसका यूज किया जाता था, बंबू का, इसीलिए इसका नाम बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप का मतलब क्या है, बूंद बूंद, ठीक है। अब बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहां पर फेमस था, अभी बताया था, कहां पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मेघालय में। अब बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखिए यहां पर बना रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये देखिए। तो बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर जो है इधर के थ्रू जाता रहेगा, और जब वाटर बंबू ड्रिप में पूरा भर जाएगा तो वो बूंद बूंद जो है पूरे क्रॉप प्रोडक्शन वाले एरिया में गिरेगा और क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम क्या बताया कि वाटर को हार्वेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, बचाएंगे कैसे। इसके पहले क्या बताए थे, डिसएडवांटेज क्या है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का, और इसके पहले वाले वीडियो में क्या बनाए थे कि एडवांटेज क्या है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। अब इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे हम लोग। ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, डैम्स, स्टेट्स और रिवर्स। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इंडिया में, उसमें से फेमस कौन कौन से हैं, वो कौन से स्टेट पर हैं, प्लस वो कौन से रिवर पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये नेम लिखा हुआ है, आप जल्दी से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बाद में अभी समझ लेंगे से। जैसे टेहरी डैम कौन से स्टेट में, उत्तराखंड, रिवर कौन सा है, भागीरथी। अब ये याद रखेंगे जो टेहरी डैम है ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, ठीक है, टॉलेस्ट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा
हाई एरिया पे बना हुआ है। भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश सतलज में है, हीराकुद डैम उड़ीसा महानदी रिवर पर है, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है कृष्णा रिवर पर, सरदार सरोवर डैम, तो नाम में क्या है सरदार, तो सरदार जी कहाँ गए हैं, अरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है, गुजरात में, तो सरदार सरोवर डैम कौन से स्टेट में है, गुजरात में, कौन से रिवर पर, नर्मदा। श्री साइलम डैम आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर पर, इडुक्की डैम केरल में है पेरियार रिवर पर, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है तुंगभद्रा रिवर पर, और कोयना डैम महाराष्ट्र में है कोयना रिवर पर। इसके अलावा भी डैम्स हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही सिर्फ पढ़ना है आपको, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। अब बाकी सारे डैम्स आपको बुक में दिए हुए हैं, मैप बनाकर आप उसका लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये चीज मैप पे लोकेट करने के लिए आएगा। ठीक है, बस अब ये चैप्टर आपका हो गया पूरी तरीके से फिनिश। ठीक है, चैप्टर क्या हो गया, फिनिश, खत्म। अब इस चैप्टर से आपको इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को जल्दी से जल्दी समझना है। नोट्स कॉपी पे बनाए चाहे मत बनाए, लेकिन इस नोट्स को जो हम बनाए हैं इस पीपीटी पे उसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी इसका एक और वीडियो आएगा एमसीक्यू का, उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 15 से 20 एमसीक्यू रहेंगे, जो आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादातर चांसेस है कि उसमें से एक एमसीक्यू आपका आ जाएगा एग्जाम में। एक एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स, 1 मार्क्स गलत नहीं करना है, ठीक है, सही करना है, क्योंकि 95 प्लस लाना है। अब 95 प्लस लाना है तो सब तो 95 प्लस नहीं लाएंगे, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी बस इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो वो बच्चे क्या करें, इस वीडियो को देखते जाए हर चैप्टर पे, ठीक है, हर चैप्टर पे, जैसे जितना भी चैप्टर है एसएसटी में 22 करीब चैप्टर है, लगभग कितना चैप्टर है, 22 चैप्टर। हर दिन अगर एक वीडियो भी अपलोड होगा एक चैप्टर के लिए, तो आपका 22 चैप्टर्स 22 डेज में खत्म। अब 22 डेज में आपको मिलेगा क्या क्या, हर चैप्टर पे आपको 2 वीडियो मिलेगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और फिर उसका एमसीक्यू, ठीक है, प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर आपको एक दिन में खत्म करना है। टॉपिक 1 पहले समझे, फिर टॉपिक 2 समझे, फिर से समझे, उसके बाद उसका एमसीक्यू का टेस्ट दें, और डिस्क्रिप्टिव वाला जितना भी क्वेश्चन इस पे रहेगा उसको कॉपी पे लिख लिख के आंसर को रिवाइज करते जाए कि हाँ ये चैप्टर हमको क्लियर हो रहा है। इसको देख के नहीं, इसको पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर लिखना है, तब जाके आपका चैप्टर क्लियर होगा। तो जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी क्या किए हैं, पढ़ना स्टार्ट, वो भी आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो या इस सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, एमसीक्यू बनाने के बाद आराम से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।